गुड मॉर्निंग बच्चों। आज पार्ट 2 है सेकंड लेसन का जीव जगत का वर्गीकरण। इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था कि सर्वप्रथम किसने वर्गीकरण का सिद्धांत यानी कि पद्धति दी थी। पहली वर्गीकरण पद्धति यानी कि अरस्तु ने दी थी। और फिर हमने आगे जाना कि द्वि जगत वर्गीकरण पद्धति क्या है और वो किसने दी है और उसमें क्या क्या आता है, ठीक है। और तीसरा हमने जाना 5 जगत वर्गीकरण पद्धति किसने दी, कब दी, ठीक है। और 5 जगत कौन कौन से हैं? क्या कोई बच्चा बता सकता है कि 5 जगत कौन कौन से हैं? चलो, आई होप आप बता दोगे, क्योंकि आप घर बैठे हुए हो। अभी मेरे सामने होते तो आप बता देते, क्योंकि आप सभी बच्चे इंटेलिजेंट बच्चे हो और मैं समझ सकता हूँ कि आप बता दोगे कि पहला जगत है मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा कवक, चौथा पादप और 5वां जंतु, ठीक है। हमने इनके बारे में पढ़ा था, ठीक है, कि कवक क्या होता है, पादप क्या होता है, जंतु क्या होता है, प्रोटिस्टा क्या होता है। यानी कि हमने ये भी पढ़ा था कि कौन सा यूकैरियोटिक कोशिका किस किंगडम यानी कि जगत में रखी जाती है। मोनेरा जगत जो है वो यूकैरियोटिक कोशिका का बना है और बाकी प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु ये सब प्रोकैरियोटिक कोशिका का है। यही नहीं, इसके आगे हमने ये जाना था कि कौन सा किसकी संरचना कैसी है, कौन सा एक कोशिकीय है और कौन सा बहुकोशिकीय है। तो प्रोटिस्टा एक कोशिकीय था और बाकी कवक, पादप और जंतु बहुकोशिकीय थी, ठीक है। फिर हमने पोषण विधि के बारे में जाना था कि कौन सा स्वपोषी है और कौन सा परपोषी है। तो पादप स्वपोषी था और कवक और जंतु परपोषी थे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पोषण विधि का तरीका, उसमें कौन सा किसका पोषण का विधि का किसका तरीका था। अवशोषण तो था कवक का और अंतर्ग्रहण था जंतु का। अवशोषण यानी कि वो चूस कर अपना भोजन प्राप्त करता है कवक, और वो खाकर, चबाकर, निगलकर अपना भोजन को प्राप्त करता है जंतु, ठीक है। और अब हम इनके कुछ लक्षणों पर बात करेंगे। जो मैंने ये बताया ना कि यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, स्वपोषी, परपोषी, अवशोषण, अंतग्रहण, ये सब इसके मूल लक्षण हैं, ठीक है। इन्हीं लक्षणों को हम आगे डिटेल्ड पढ़ेंगे, ठीक है। और बाकी जो हर चीज़ मतलब आप अगले नेक्स्ट लेसनों में जैसे जैसे चलते जाएंगे आपको और अच्छी तरह समझ में आता चला जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो इनके 5 जगत के वर्गीकरण का जो मूल लक्षण है ये मैंने आपको बताई दी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहला हम पढ़ते हैं 5 जगत के जो मूल लक्षण हैं। सबसे पहला था कोशिका की संरचना। मैंने आपको एक चार्ट बना के दिखाया था, ठीक है, दोबारा बना देता हूँ। इसमें 2 तरह की संरचना थी, एक तो प्रोकैरियोटिक, दूसरा यूकैरियोटिक, ठीक है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, इसमें कौन सा जगत रख दिया था हमने? मोनेरा जगत। फिर उसके बाद हमने यूकैरियोटिक में भी हमने 2 करे थे, एक तो था एक कोशिकीय, कोशिका की संरचना के बाद था शारीरिक संगठन, सॉरी ये था हम कर रहे थे शारीरिक संगठन।
एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। समझ में आ गया? एक कोशिकीय हमने प्रोटिस्टा, ठीक, और बहुकोशिकीय में पोषण विधि। बच्चे दोबारा इसलिए बना रहा हूँ मैं कि ये इम्पोर्टेंट है, इसी से आपको पता चलेगा कि हमको करना क्या है, हम लक्षणों में पढ़ क्या रहे हैं। पोषण विधि, पोषण विधि में दो तरीका कहते हैं, स्वपोषी, इसमें पादप जगत रख देता, एक होता है विषमपोषी या परपोषी। ठीक है, इसमें भी परपोषी में भी क्या था, पोषण विधि का तरीका, पोषण विधि का तरीका। बच्चे जो मैं बता रहा हूँ ना, ये पार्ट 2 फिनिश होने के बाद मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, वो आप नोट कर लेना, ठीक है। तो इसमें भी दो तरह के थे, अवशोषण और अवशोषण में कवक और इसमें जंतु जगत। ठीक है, ये चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर लेना ताकि इससे तुम्हें आगे समझने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये था जो मैंने कल आपको कराया था, और अब इसके आगे हम लोग 5 जगत वर्गीकरण पद्धति के मूल लक्षण के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो था वो था सबसे पहला शारीरिक संगठन। क्या था? कोशिका संरचना। पहला, ठीक है, तो इसमें पहले समझो आप लोग कि होता क्या है। सबसे पहले तो कोशिका हमें पता रहना चाहिए कि कोशिका है क्या। मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि ये कोशिका जो शब्द है ये मूल शब्द है पूरी बायोलॉजी का, इसे याद रखना बहुत ज़रूरी है। कोशिका है कि जीवन की मूलभूत इकाई, यानी कि संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। ठीक है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। उसके बाद हम इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर देते हैं इसको, सेल इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, और उसके बाद कोशिका के बारे में हमने ये बताया था कि 2 तरह की होती है कोशिका, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक कोशिका कैसी बनी होती है? ठीक है, इस तरह की होती है, ये बाहरी होता है DNA RNA, ठीक, और इसमें ये एक लेयर होती है, ये इसके फ्लैजिला होते हैं, फ्लैजिला, ठीक है, और ये होता है इसका प्लाज्मिड। तो ये पुराने तरीके की कोशिका है। ठीक है, और जो ये तो हो गए प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक कोशिका कैसी होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका सबसे पहले जान लो कि प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है, प्रो का मतलब होता है ओल्ड, ठीक है, और कैरियंस मीन्स टाइप ऑफ, यानी ओल्ड टाइप ऑफ सेल। ठीक है, और न्यू टाइप ऑफ सेल, यूकैरियोटिक मतलब न्यू टाइप ऑफ, यू मतलब न्यू, और कैरियंस मीन्स टाइप ऑफ। कैरियंस मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि ग्रीक भाषा से
के शब्द से लिया हुआ है, कैरियोन्स उससे ही बना है कैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका किस तरह की कोशिका होती है? इस तरह की कोशिका होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। ये जो बाहर की लेयर होती है इसको कहते हैं कोशिका भित्ति। या कोशिका झिल्ली भी कह देते हैं, ठीक है। कोशिका झिल्ली, इसको इंग्लिश में कहते हैं बच्चों सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस, केंद्रक कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? केंद्रक। ठीक है। और ये जो होती है कोशिका कला होती है। कोशिका कला, केंद्रक। और ये जो है ये चीज़, इसको कहते हैं हम कोशिका कला, केंद्रक कला, केंद्रक कला, ठीक है। ये तो हो गई है। और एक स्ट्रक्चर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया। एक होता है गाल्जी बाड़ी, गाल्जी बाड़ी हो गया, ठीक है। और एक ये होते हैं, ठीक है, इसको राइबोसोम्स बोलते हैं, ठीक। और ये तो हो गई जंतुओं के अंदर कोशिका। और जो पादपों के अंदर जो कोशिका पाई जाती है उसमें एक चीज़ और होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट ही होता है जिसकी वजह से पौधा अपना खाना बनाता है। बाकी लाइसोसोम्स भी होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये होते हैं सुसाइडल बैग, ठीक है, इंग्लिश में सुसाइडल बैग कहते हैं, ठीक है। और ये केंद्रक होता है, इसके अंदर ही डीएनए होता है, ठीक है, क्रोमोसोम्स वगैरह सब इसी के अंदर होता है, यानी कि युग्मक जो बनते हैं, ठीक। इसी का ही डिवीज़न होता है, जब डिवाइड करते हैं बहुकोशिकीय सेल तो इसका डिवीज़न होता है, और इसका डिवीज़न होने के बाद ही सेल बढ़ते हैं, बहुकोशिकीय बनते हैं, ठीक है। तो ये था। और बाकी सेल वॉल होती है, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति। भित्ति तो सेल वॉल जो होती है वो इस तरह की होती है, ठीक है। सेल वॉल होती है, ये पादपों के अंदर होती है, एक्स्ट्रा जो होती है हार्ड होती है ये, इसलिए जो आप देखोगे टहनी वगैरह और पेड़ों का तना ये सब हार्ड दिखाई देते हैं, इसलिए ये इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर ये चीज़ होती है कोशिका भित्ति। समझ में आ गया बच्चों? तो पहले बच्चों समझना ज़रूरी है। अगर हमें समझ में आ रहा है तो हम आगे तभी बढ़ते हैं, नहीं अगर समझ में आ रहा तो
फिर दोबारा से वापस रिपीट करना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने तुम्हें रिपीट करके बता दिया है कि प्रोकैरियोटिक सेल कौन सा होता है और यूकैरियोटिक कोशिका, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका कौन सी होती है और उनके अंदर क्या डिफरेंस होता है, ये सब मैंने आपको पहले ही बता चुका है, इसलिए दोबारा से मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और उसके बाद जो मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, उसी के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, यानी कि फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। तो आप लिखेंगे, ये तो मैंने बना ही दिया आपको, आप लिखना है, ये समझाने वाला था वो आपने पहले ही कर चुका है, उसको बनाना मत, ठीक है, वो पहले ही बता चुका है मैंने आपको। तो आप लिखेंगे, अभी हेडिंग डाल लेंगे कोशिका संरचना की जटिलता, ये हेडिंग डाल के फिर डैश लगा के आगे लिखना है केंद्रक कला की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार को कोशिका क्रमशः यूकैरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक होती हैं, डैश जीवाणु कॉमा नील हरित शैवाल आदि प्रोकैरियोटिक हैं, पूर्ण विराम लगा के, नहीं पूर्ण विराम नहीं, सॉरी, उसके बाद लिखना है तथा मोनेरा जगत के सॉरी आगे लिखेंगे कि जो मैंने बताया यूकैरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक होती हैं, जीवाणु नील हरित शैवाल आदि प्रोकैरियोटिक हैं तथा मोनेरा जगत में आते हैं, के नहीं मोनेरा जगत की नहीं, मोनेरा जगत में आते हैं, शेष सभी जीव यूकैरियोटिक हैं, ठीक है। फिर सेकंड, ये तो हो गया फर्स्ट का। अब सेकंड जो आते हैं कोशिका की शारीरिक संगठन की जटिलता, सेकंड पॉइंट, ठीक है, शारीरिक संगठन की जटिलता। तो इसमें क्या था, शारीरिक संगठन की जटिलता में एक कोशिकीय था, और बहुकोशिकीय था। क्या था, बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय, ठीक है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय में कौन कौन से आते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, तो इसको हम कौन से जगत में रखते हैं, प्रोटिस्टा जगत में, ठीक है। और बाकी जो इसमें आते हैं पादप, कवक और जंतु, है ना। बहुकोशिकीय मैंने यही तो बताया था आपको स्ट्रक्चर में कि बहुकोशिकीय में पादप, कवक और जंतु, ये बहुकोशिकीय, और बाकी इसमें एक कोशिकीय जो जीव है उसको प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है, और इसमें अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब आते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो आप लिखेंगे कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीव एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, इस तरह से क्लेमाइडोमोनास, कॉमा जीवाणु,
आदि सरलतम जीव हैं जिनमें शरीर की सभी जैविक क्रियाएं एक ही कोशिका में संपन्न होती हैं। पूर्ण विराम। बहुकोशिकीय जीव की संरचना जटिल होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका शारीरिक संगठन की जटिलता। अब जो थर्ड पॉइंट है वो है पोषण विधि। थर्ड है अब पोषण विधि भी सभी में अलग अलग होती है। ठीक है, पोषण विधि का जो मैंने बताया था आपको, एक तो कवक, पादप और जंतु, ये बताया था ना, कवक, पादप और जंतु। तो कवक, पादप और जंतु। तो कवक में, कवक को इंग्लिश में कहते हैं फंजाई, पादप को कहते हैं पौधे होते हैं पादप तो, और जंतु जंतु ही होता है। ठीक है, तो इसमें जो विधि है इनका मुख्यतः स्वपोषी और परपोषी होते हैं। ठीक है, तो इसमें स्वपोषी कौन सा है? पादप। बाकी ये दोनों परपोषी हैं और ये भी परपोषी है ना, ये स्वपोषी है तो ये दोनों परपोषी हैं। ठीक है, तो इसमें जो मुख्यतः विधि, मुख्यतः पोषण विधि में मुख्यतः स्वपोषी तथा परपोषी जीव मिलते हैं। पौधे स्वपोषी होते हैं। यह प्रकाश संश्लेषण, सॉरी लिखना है आपको, जो आपको नहीं अभी लिखना नहीं है, थोड़ा पहले समझा दूं आपको। ठीक है, पोषण विधि में मुख्यतः स्वपोषी और परपोषी होते हैं। स्वपोषी क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। स्वपोषी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। और परपोषी अपना खाना दूसरों पर निर्भर होते हैं, खाने के अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, स्वपोषी पर निर्भर होते हैं। ठीक है, तो इसमें और जो स्वपोषी होते हैं वो विषमपोषी होते हैं, जो वे भी अलग अलग तरह के पोषण विधि करते हैं। कोई मृत जीव परपोषी होता है, कोई होलोजोइक होता है। ठीक है, सबका अलग अलग सहजीवी न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, कीटभक्षी होते हैं। तो परजीवी पौधे कौन कौन से होते हैं? हाँ, पौधे पहले स्वपोषी के बारे में कर लेते हैं हम बात। स्वपोषी में एक तो परजीवी होते हैं, परजीवी पौधे वो पौधे होते हैं जो दूसरे पौधों पर लिपट कर उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, कैसे भोजन प्राप्त करते हैं? अगर वह उन पर लिपटे हुए हैं, वो जिंदा है, तो वो उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। अगर वो मर गया तो वो अपना भोजन प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसके भी दो होते हैं, एक तो पूर्ण परजीवी होते हैं, पूर्ण परजीवी पौधे होते हैं, एक
अपूर्ण परजीवी पौधे होते हैं। पूर्ण परजीवी को अविकल्पीय भी कह देते हैं, अविकल्पीय। और एक होता है अपूर्ण परजीवी। इनको विकल्पीय कह देते हैं। अब अविकल्पीय और विकल्पीय या पूर्ण परजीवी वो पौधे होते हैं जो किसी पौधे पर लिपटकर उसी से ही भोजन प्राप्त करते हैं। अगर वो पौधा नहीं है तो उसके ना होने पर वे मर जाएंगे। ठीक है, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है पूर्ण परजीवी या अविकल्पीय का है अमरबेल। अमरबेल, ठीक है। और जो अपूर्ण परजीवी होते हैं वो ऐसे पौधे होते हैं अगर पौधा मर गया तो उसके मृत शरीर से भी अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अपना भोजन प्राप्त करने के लिए उनको किसी दूसरे पौधे पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। ठीक है, कि कोई बात नहीं, अगर आप नहीं हैं तो हम तब भी जी लेंगे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जिंदा हैं या मर गए, क्योंकि मरे वैसे भी भोजन प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो अब आप लिखेंगे, सबसे पहले हेडिंग डाल लेना। क्या डालना है आपको हेडिंग? पोषण विधि। क्या डालना है? पोषण विधि। तो पोषण विधि में आपको लिखना है बच्चों गर्मी बहुत हो रही है, मेहनत से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, थोड़ा प्लीज़ समझ लेना। तो इसमें लिखोगे आप वो बना के जो मैंने वो बनाए थे, कवक, पादप और जंतु। इसमें स्वपोषी लिख लेना, परपोषी परपोषी। लिखने के बाद आप लोग लिखना उसमें कि पोषण विधि में मुख्यतः स्वपोषी तथा परपोषी जीव मिलते हैं। पौधे स्वपोषी होते हैं, यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। पूर्ण विराम। इसके अतिरिक्त पौधे विषमपोषी भी हो सकते हैं, कोमा परजीवी भी हो सकते हैं, कोमा मृतजीवी भी हो सकते हैं, मृतजीवी भी होते हैं, कोमा सहजीव और कीटभक्षी भी होते हैं। ठीक है, ये लिखने के बाद आप लिखेंगे परजीवी पहला, इसका पार्ट ए, पोषण विधि में ए पार्ट में लिख देना परजीवी पौधे। इसमें आपको लिखना है वे पौधे जो दूसरे जीवित जीव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ये पूर्ण परजीवी तथा आंशिक परजीवी हो सकते हैं। ठीक है, आंशिक परजीवी हो सकते हैं। और फिर ये लिखने के बाद फर्स्ट और सेकंड, पहले फर्स्ट लिखेंगे, फर्स्ट लिखकर उसमें लिखेंगे आप वे पौधे पूर्ण परजीवी, ये लिखना पूर्ण परजीवी या अविकल्पीय पौधे। अविकल्पीय अमरबेल नहीं लिखना, अविकल्पीय पौधे। ठीक है, अविकल्पीय पौधों में लिखना है आपको इसको इंग्लिश में भी लिख लो, ऑब्लिगेट न्यूट्रिशन। ऑब्लिगेट न्यूट्रिशन भी कहते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, सॉरी न्यूट्रिशन नहीं, पैरासाइट, ऑब्लिगेट पैरासाइट।
ऑब्लिगेट पैरासाइटिक प्लांट लिख लेंगे, पैरासाइटिक प्लांट, क्योंकि हम प्लांट की बात कर रहे हैं, पौधों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोग लिखेंगे कि जीवित पोषी की उपस्थिति में यह मर जाते हैं, यह पूरी तरह से पोषण के लिए अपने पोषी पौधे पर निर्भर होते हैं, जैसे अमरबेल और रेफ्लिसिया। ठीक है, दो इसके मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिए हैं, अमरबेल और रेफ्लिसिया, ठीक है। उसके बाद आप लोग सेकंड में लिखेंगे दूसरा वाला पॉइंट, अपूर्ण परजीवी या विकल्पीय, अपूर्ण परजीवी या विकल्पीय। इसको इंग्लिश में कह देते हैं फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव पैरासाइटिक प्लांट। ठीक है, इंग्लिश में ये कहते हैं। तो अब इसमें आप लोग लिखेंगे जीवित पोषी की अनुपस्थिति में ये मृत पोषी से भी भोजन प्राप्त कर सकते हैं। यह खनिज, लवण, जल आदि के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर रहते हैं तथा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिखना है, एग्जाम्पल में लिखना है, जैसे पहला है विस्कम, लोरेंथस आदि। ठीक है, ये हो गया। ये तो हो गए जो परजीवी पौधे होते हैं वो कौन से होते हैं और किस किस तरह के होते हैं। अब नेक्स्ट जो होगा वो है आपका, जो नेक्स्ट आपको मैं कराऊंगा वो आपको कराऊंगा मृतजीवी कौन से होते हैं, कीटभक्षी पौधे कौन से होते हैं, ठीक है, और बाकी यही। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।